कांग्रेस भी अपने नेताओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन वो आगे बढ़ा के बीजेपी को दे रही है। हाँ। कि हमने तुम्हें आगे बढ़ा दिया, जाओ यहाँ तो ज़्यादा तरक्की तुम्हारी नहीं होगी, तुम भाजपा के पास जाओ, तुम्हारी वहाँ तरक्की होगी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में यादव चेहरा देके एक तीर से कई शिकार किए? बिल्कुल। जैसे पत्रकारों की नेताओं के बीच या राजनीति में दखलंदाजी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। उसने पत्रकारिता को भी दूषित किया और राजनीति को भी तो दूषित किया। तो वही वजह है कि मेरा मानना है कि ये ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है। एक नया चेहरा है, फ्रेश नेता है। दोस्तों नमस्कार। विधानसभा चुनाव के जब से परिणाम आए हैं तभी से एक ऊहापोह की स्थिति राजनीतिक गलियारों में थी कि अब मुख्यमंत्री कौन। लेकिन जैसा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेता रहा है, इस बार भी चौंकाया उन्होंने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तय हो चुके हैं और एक आध दिन में राजस्थान का भी मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। तो इसी विषय को लेकर है आज का वीडियो। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। आइए आरंभ करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो जीनियस लोग होते हैं, हम सामान्य व्यक्ति की सोच जहां ख़त्म होती है, उनकी सोच की उस स्तर से शुरुआत होती है। भाजपा का नेतृत्व जो है कुछ ऐसे ही धमाके करता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, कौन बनेगा, तो उन्होंने जो अटकलें लग रही थी कि ये बन जाएंगे वो बनेंगे, हट के उन्होंने एक आदिवासी चेहरा दिया। और अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस समय कुछ ही मतलब एक आधा घंटे पूर्व मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तय हो चुका है। जिन लोगों की चर्चाएं थीं, जो नाम आगे पीछे मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहे थे, उनमें से किसी का भी नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित नहीं हुआ। तो आखिर भाजपा की क्या रणनीति है ऐसी कि कानों कान भनक नहीं लगती और चौंकाने वाले फैसले ले लेते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मध्य प्रदेश में जो पिछला समाज की जो चर्चा चल रही थी कांग्रेस की तरफ से, और मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव जो कि उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे, उनको मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंप दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि वो किसी भी लिस्ट में नहीं थे, कहीं मीडिया में भी उनका नाम नहीं उछल रहा था। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता ने भी कभी उम्मीद नहीं की होगी, यहाँ तक कि स्वयं मोहन यादव ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन मैं 2014 से जब इनके कार्यकाल पर नज़र डालता हूँ तो मोदी और शाह की रणनीति में मुझे यही दिखता है कि हर राज्य में बड़े नेताओं को केंद्रीय राजनीति की तरफ धकेलो और कोई नया चेहरा दो, क्योंकि पुराने जो चेहरे होते हैं उनके लिए गुस्सा होता है, उनके लिए प्रेम भी होता है लोगों में, लेकिन तो वो बिल्कुल एक फ्रेश कर देते हैं एनवायरनमेंट को, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। उन्होंने हरियाणा भी मनोहर लाल खट्टर, वो पहली बार विधायक बने थे, उनको कोई जानता भी नहीं था, पहली बार विधायक बने, आरएसएस बैकग्राउंड से थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया और 10 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे। और इस तरीके का जो मुख्यमंत्री होता है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है जनता के बीच में, उससे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके जो ऊपर से जो भी आदेश आते हैं या जो भी डायरेक्शन ऊपर से आता है उसको 100% नया नेतृत्व फॉलो करता है। वही वजह है कि विष्णुदेव साय वहाँ पर बने छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर उन्होंने एक पिछड़ा चेहरा दे दिया। वो हर एक चीज़ की काट करते जा रहे हैं, मतलब 2024 में वो कुछ भी ऐसा आपके पास नहीं छोड़ने जा रहे हैं कि जिससे आप उनका कोई विरोध कर सको। मुझे ऐसा लगता है कि कल राजस्थान का भी मुख्यमंत्री आ जाएगा और घोषित हो जाएगा उसका नाम, और वो भी कुछ ऐसा ही होगा। और आप देखना मध्य प्रदेश में ये जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, शिवराज हो, कोई भी हो, कोई उनका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी अब एक कैडर बेस्ड पार्टी हो गई। कोई विरोध नहीं करेगा, सब स्वागत करेंगे। यहाँ तक कि आप सोचिए 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया और वो सहर्ष स्वीकारे हैं, बिल्कुल वो कुछ नहीं कह पाए। ये बीजेपी की ज़्यादा बड़ी जीत लगती है मुझे। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी की एक और रणनीति है इसके पीछे, क्योंकि अगर आप बी लाइन खड़ी नहीं करेंगे, नेताओं की नया नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे, तो आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे राजनीति में। और कांग्रेस के साथ
शायद यही हुआ कि उन्होंने अपनी जो सेकंड लाइन थी उसको मतलब आगे नहीं बढ़ाया। तो कांग्रेस के अवसान का यही कारण लगता है। जैसे आप देखें महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, मतलब एक कितना बड़ा चेहरा पैदा कर दिया किसी को। उसके पहले मुख्यमंत्री के पहले तो हम लोग नहीं जानते थे कि देवेंद्र फडणवीस कौन है। अरे कांग्रेस भी यही कर रही है, आप समझ नहीं रहे हैं उस बात को। कांग्रेस भी अपने नेताओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन वो आगे बढ़ा के बीजेपी को दे रही है। हाँ, कि हमने तुम्हें आगे बढ़ा दिया, जाओ यहाँ तो ज़्यादा तरक्की तुम्हारी नहीं होगी, तुम भाजपा के पास जाओ, तुम्हारी वहाँ तरक्की होगी। आप देखिए सिंधिया जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, आप नाम लेते जाइए। यूपी में जितिन प्रसाद, ये सब कांग्रेस का नया कैडर था, नए नेता थे, तेजस्वी थे, ओजस्वी वक्ता थे, पढ़े लिखे लोग थे, मंत्री रहे, मतलब इन सब में ताकत थी आगे जाके पार्टी को संभालने की। लेकिन नहीं, उनको उठा के पाल पोस के, वो कहते नहीं हमने अपना बच्चा पाला पोसा और जब वो कमाने लायक हो गया तो उसको उठा के किसी उस दूसरे को दे दिया कि लो कमाओ। वही स्थिति है कांग्रेस की। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में यादव चेहरा देके एक तीर से कई शिकार किए? बिल्कुल। जैसे अखिलेश यादव जी ने जो मध्य प्रदेश में एक दखलंदाजी की थी, हमें लगता है उसका दी एंड कर दिया उन्होंने। और इस निर्णय का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा इम्पैक्ट, क्योंकि अब तक बीजेपी पर यही आरोप लगते थे कि वो यादव समाज को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं जी। सपा उस चीज़ में कामयाब भी रहती थी यूपी में कि वो ये दिखाते थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है या बीजेपी के लोग जीतते हैं तो वो यादव समाज के ऊपर अत्याचार करेंगे जी। पर अब वो क्या कह पाएंगे? कुछ नहीं। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपना वजूद कैसे बचाऊं, क्योंकि मोहन यादव सीएम है और वो यूपी में भी दखलंदाजी करेंगे। उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि यूपी में भी बीजेपी सरकार बैठी हुई है। उन्हें यहाँ आने से कौन रोकेगा? आप उनकी ना रैलियाँ रोक पाएंगे, ना आप उनका जनता से उठना बैठना रोक पाएंगे। उन्हें खुली छूट मिलेगी। और आधा बुंदेलखंड एमपी में है, आधा यूपी में है, प्रभाव तो बिल्कुल पड़ता है, निश्चित पड़ता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ओबीसी कार्ड खेला जा रहा था, ओबीसी कार्ड भी मुझे लगता है सिर्फ समाजवादी नहीं, आप सोचिए ना, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी सब ने ये कोशिश की थी कि हम इस बार ओबीसी कार्ड खेलेंगे और कुछ होगा। पहले जनता ने नकार दिया और रही सही कसर, वो कहते नहीं ताबूत में आखिरी कील ठोकना जी, वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कर दिया। मोहन यादव, कोई नहीं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ भी यही है, पहले क्या होता था कि पत्रकारों की इतनी अंदर तक पकड़ हो चली थी सरकार के अंदर, कांग्रेसी सरकारों के दौरान, कि उन्हें सब पता होता था कि क्या निर्णय होने वाले हैं। जो ब्रेकिंग हो जाती थी आखिर में 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद वही फैसला भी होता था, यानी उनको 6 घंटे पहले जानकारी लग जाती। अब स्थिति यह है कि 6 मिनट पहले किसी को जानकारी नहीं हो पाती है कि मोहन यादव जैसा कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है। इसको मैं ज़्यादा बड़ी जीत मानता हूँ, क्योंकि पत्रकारों की नेताओं के बीच या राजनीति में दखलंदाजी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। उसने पत्रकारिता को भी दूषित किया और राजनीति को भी तो दूषित किया। तो वही वजह है कि मेरा मानना है कि ये ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है। एक नया चेहरा है, फ्रेश नेता हैं, बीजेपी 18 साल वहाँ सत्ता में रही है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो कोशिश करें कि एक अच्छा नेतृत्व है। अच्छा, हमें लगता है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका एक और है कि आप ज़्यादा मत उछलिए। जैसे ही तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए तो रमन सिंह आप देखो 5 साल तक बिल्कुल इनएक्टिव थे, लेकिन वो सक्रिय दिखाई देने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे। शिवराज सिंह जी चौहान भी बिल्कुल लाड़ी बहनों के बीच, कभी मोदी जी को 29 की 29 सीटें जिताना है। भले ही आप कहें कि हम मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हैं, लेकिन आप अपने जो मतलब जेस्चर प्रदर्शित कर रहे हैं उससे तो आप उससे क्या दिखाना चाह रहे हैं। वहाँ पे सिंधिया, राजस्थान में वसुंधरा जी ने विधायकों की मीटिंग बुलाना शुरू कर दी। तो हमें लगता है कि जो ऊपर का नेतृत्व है वो एक अनुशासन कायम रखना चाहता है पार्टी में, कि शीर्ष नेतृत्व वो ठीक भी है भाई। अगर नेतृत्व कोई देखो कुलदीप जी, लोकतंत्र का मतलब यही है कि राय सबकी ली जाती है, सबके वो देखे जाते हैं, लेकिन निर्णय हमेशा शीर्ष नेतृत्व लेता है। देखिए सुरेंद्र जी, मैंने अपनी 40 साल की ज़िंदगी में हर उस परिवार को बिखरते देखा है जिसका कोई मुखिया नहीं। जी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि युवाओं में जोश होता है,
लेकिन उनमें अनुभव नहीं होता, वृद्धों में अनुभव होता है लेकिन उनमें जोश नहीं होता। और जब तक इसका संतुलन नहीं बनता तब तक कोई परिवार या कोई देश या कोई पार्टी वो आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल वही वजह है कि कांग्रेस पतन की ओर है और बीजेपी आगे जा रही है। जब तक ये अनुशासन कायम रहेगा, चाहे वो हमारे घरों में हो या हमारे समाज में हो या हमारी राजनीति में हो, अगर जैसा कि हमने देखा जब गहलोत को हटाकर, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, गहलोत को हटाकर और इनको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का एक प्रस्ताव आया जी। मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे जी। वो जयपुर पहुंचे, उनके साथ 2 और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग थे। आप ये समझ लीजिए इतना तमाशा किया गया गहलोत जी की तरफ से। उन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया, वो वहीं विधायकों की जहां बैठक बुलाई गई थी वहीं बैठे रहे। उन्होंने अपने एक समर्थक शांति धारीवाल जो विधायक भी थे, मंत्री भी थे, उनसे कह दिया विद्रोह कर दो। उन्होंने करीब 72 विधायक अपने घर में बिठा लिए और विद्रोह होने लगा। तमाशा हुआ, मीडियाबाजी हुई, नारेबाजी हुई, बसों में लटक के आए, वो लाए गए, पूरा माहौल बना दिया गया। अगले दिन मुंह पर चप्पल खाए हुए सारे पर्यवेक्षक वापस लौटे। सोनिया जी कुछ नहीं कर पाई, राहुल जी कुछ नहीं कर पाए। अंत में अशोक गहलोत को ही दोबारा से मुख्यमंत्री का वो देना पड़ा उनको पद कि नहीं आप ही संभालो, क्योंकि सीधा सा धमकी थी कि हम सरकार गिरा देंगे। और 72 विधायक हैं। वो सीधा फ्रेंचाइजी सिस्टम था। हाँ। जैसा फ्रेंचाइजी कंपनियों में होता है कि सामान सट्टा सब हमारा। हाँ, वो होता नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है कि ये भाई है झांसी, जालौन और महोबा ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ सेलिंग नहीं कर सकते हो भाई। भले ही तुम हमारी कंपनी के हो लेकिन तुम्हारा एरिया हमीरपुर है, वहाँ सेल करो। सही बात है, तुम यहाँ सेल नहीं कर सकते हो। वो वैसा कुछ होता है वहाँ तमाशा। यहाँ आप देखिए ना कितने बड़े बड़े नेता हैं। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, चुपचाप उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ ठीक है मैं विधानसभा स्पीकर बनूंगा। अनुशासन, और ये अनुशासन जब तक कायम है तब तक ये आगे बढ़ते